नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, एक ऐसा हेल्थ शो जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, आपके सुकून और बेहतर ज़िंदगी के बारे में, सिंपल और समझने लायक अंदाज में। हमारा मकसद है आपको अवेयर करना ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की बेहतर ख्याल रख सकें। आज हम बात करने वाले हैं सीजनल वायरल इन्फेक्शंस एंड इट्स आफ्टर इफ़ेक्ट्स, यानी मौसमी वायरसेस से होने वाली बीमारियां और उनके बाद शरीर पर पड़ने वाले असरात। हम जानेंगे कैसे इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और रिकवरी के दौरान क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ साहब। आप केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट से ताल्लुक़ रखते हैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन, जिसे इंटरनल मेडिसिन भी कहा जाता है। आप केयर हॉस्पिटल्स में इस पोजीशन पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास सालों का तजुर्बा है और वो अपने मरीज़ों की लगन और ख़िदमत के लिए मशहूर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हेल्थ और हम, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की और आपके अपने स्टाइल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। जी, डियर ऑल व्यूअर्स, नाज़रीन तमाम को वेलकम के मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने कुछ अहम बात करने के लिए कि जिस तरीक़े से सीजनल इन्फेक्शंस और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रेड फ्लैग दिया है कि जितने हेल्थ एजेंसीज़ हैं सबको विजिलेंट रहने के लिए कि सीजनल फ्लू इन्फेक्शन और उसके सीजनल रिलेटेड इन्फेक्शंस हाई क्यों हो रहे हैं और इसको रोकथाम के लिए जल्द एक बॉडी क़ायम करके लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत प्रोग्राम का इसी सवाल से करते हैं कि सीजनल वायरसेस ये होता क्या है? देखिए, सीजनल वायरसेस दरअसल सीज़न के एतबार से होता है। मानिए कि अब विंटर ख़रीफ को है, रेनी सीज़न था, अभी चल रहा है, इंटरमिटेंट उसमें है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स विंटर। अब विंटर में ये होता क्या है कि एयर में मॉइस्चर कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वायरसेस उमूमन जो है वो अपनी जगह हमेशा रेस्टिंग उसमें रहते हैं। बट जहाँ पे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा कि कोल्ड एनवायरनमेंट हो, ड्राई एनवायरनमेंट हो, विदाउट मॉइस्चर एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होते हैं और उनकी स्प्रेड भी लोगों में बहुत तेज़ी से होती है। तो यानी कि ये एक ही पर्टिकुलर सीज़न में एक्टिवेट होते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? ये वजह ये है कि इन लोगों का फेवरेबल इफ़ेक्ट, जैसा कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का जो है फल का एक मौसम होता है, हर एक फल का एक मौसम होता है, उसी तरीक़े से ये वायरसेस का भी जो ग्रोइंग टाइम होता है, ग्रोइंग फेज़ होता है, उनका जो पीक होता है इफ़ेक्ट, जो जहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ उस पे पावर पे रहते हैं, वो ये विंटर बन के आता है और रेनी सीजन्स, ये दो चीज़ों में जो है लोग पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली मोर टुवर्ड्स विंटर फोकस करना है। तो यानी कि कोई इसके कॉमन सिम्टम्स है जो लोगों में नज़र आते हैं वायरल इन्फेक्शंस के? कॉमन सिम्टम्स बड़े कॉमनली नज़र आते हैं। आदमी को इब्तिदा में जो है महसूस खुद हो जाता है जब वो इफ़ेक्ट हो चुका होता है, बॉडी बोझल सी हो जाती है और गला ज़रा खुश्क ड्राई होना शुरू होता है या इरिटेट होना शुरू होता है, या नाक गुदगुदाना या ज़्यादा छींकियाँ आना या नाक से पानी जाना, या सर में ज़्यादा दर्द होना या बुखार एकदम अचानक आ जाना, उसके बाद ये सिम्टम्स आना। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स है फ्लू के। तो ये जो कॉमन सिम्टम्स आपने मेंशन किए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये एक बहुत बेसिक फ्लू है एंड घर में ही इसका इलाज शुरू कर देते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, या नहीं तो अपने ख़ुद से कुछ तो भी करते रहते हैं। तो इसके लिए आपका क्या राय है? जी देखिए, उमूमन ट्रेंड ये बन गया है कि मेजॉरिटी लोग जो है ये करते हैं कि केमिस्ट के पास जाकर जो है ओवर द काउंटर कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ को कंडेम करता हूँ, इसलिए कि सेल्फ मेडिकेशन हो या केमिस्ट से ली हुई दवा हो, बाज़ वक़्त जानलेवा भी हो सकती है। हाँ,
पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना बुखार के दौरान सेफ़ है, वो ले सकते हैं। लेकिन जब आपको एस्टैब्लिश हो गया, पता चल गया है, तो आप इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन के पास पहुँचें, एक सीनियर फिजिशियन से पहुँचे जो आपके मर्ज़ को पहचान सके। ऐसा ना हो कि बीमारी एक हो, दवा एक हो। तो मर्ज़ को सही पहचानने के लिए सीनियर फिजिशियन की ज़रूरत भी होती है। तो इसलिए कि ये ज़रूरी है कि सिम्टम्स जैसे ऑनसेट हो जाए। स्टडीज़ में भी और गाइडलाइंस में भी यही है कि वायरल सिम्टम्स जैसे ही जल्दी शुरू हो जाते हैं, इमीडिएटली रश टू ए डॉक्टर। तो जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो जल्दी रिकवरी भी होगी और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। जी बोलिए, क्या है आपका सवाल? मेरा एक सवाल है, मौजूदा दौर में जो मौसम चल रहा है उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं क्या? बीमारी शिफा होने के लिए सर। जी देखिए, मौजूदा दौर में अभी जो फ्लू के केसेस स्टार्ट हुए हैं, ये स्टार्ट हुए हैं, पहले तो नॉर्मल फ्लू होता था, जैसा कि नाक से पानी जाना, सर में दर्द होना, नज़ला होना, ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अब कंजंक्टिवाइटिस भी स्टार्ट हो गया है, यानी आँख लाल हो जा रही है। ऐसे कई केसेस हम देख चुके हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी ये केसेस जो है हमने देखे हैं केसेस। और चाहिए कि नीड ऑफ द आवर है कि ये और ज़्यादा फैलने वाला है। तो इसकी रोकथाम के लिए इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना, इसको पहले पहचान कर डॉक्टर्स के पास जल्दी रुजू होना, जल्दी इमीडिएटली पहुंचना आपको जल्दी फ़ायदा बख्श होगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि जो सिम्टम्स आपने अभी बताए कि आंख लाल हो जाना या सर्दी बुखार ज़्यादा हो जाना, तो काफ़ी सारे लोग इसको वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। जी। तो ये दोनों सेम है या एज इन डिफरेंट है दोनों एक दूसरे दोनों से? अलग हैं। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पूरी तरीके से अलग होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का प्रेजेंटेशन अलग होता है और वायरल इन्फेक्शंस के साइंस एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसा कि मैंने वायरल के तो बता दिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कुछ भी हो सकता है। मसलन अगर किसी को निमोनिया के सिम्टम्स हैं तो बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा और उसकी हालत ये होगी कि जब खांसेगा तो बलगम जो है लाल रंग का होगा या पीला होगा या एकदम हरा होगा। ऐसे किस्म की जो है इनिशियली जो सिम्टम्स होंगे। और उस वक्त अगर सीवियर निमोनिया हो तो उस वक्त कन्फ्यूजन में भी रह सकता है पेशेंट। ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं और उनकी रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। अब इन इन्फेक्शंस के चलते बॉडी पर ऐसा कौन सा असर पड़ता है जो वीकनेस पे डाल देता है इंसान को? देखिए, होता क्या है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद जो अनट्रीटेड मैं बता रहा हूँ, तो वायरस इटसेल्फ जो है मल्टीप्लाई होता है बॉडी में जाने के बाद, और जब तक इसका इफ़ेक्ट उमूमन 5 से 7 दिन तक का है या बाद लोगों में 10 दिन तक भी चलता है। लेकिन इस दौरान ये मल्टीप्लिकेशन के दौरान बॉडी जो फाइट आउट करना शुरू करती है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके ये वायरस के अगेंस्ट, उस दौरान बॉडी के कई विटामिन्स और कई इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं और जो वायरसेस सिक्रीट करते हैं, जो उनके जो एंड प्रोडक्ट समझिए, जैसा TNF अल्फ़ा है, ऐसे चीज़ें, इसकी वजह से इंसान में बहुत शदीद वीकनेस हो जाती है और वो वीकनेस को दूर होने कई लोगों को बहुत सारे दिन लग जाते हैं। तो इसलिए अब कहते हैं कि इमीडिएटली जो है कोल्ड को नेगलेक्ट ना करें। और इस दौरान, आज के दौरान मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है इंसान लोगों के मोबाइल फ़ोन्स ही हैं जिसमें वायरस कॉलोनाइज होता है। आप किसी को नज़ला हो, बुखार हो, वो आके हाथ मिला ले और आप भी वो हाथ लेके चेहरे में मल लेते हैं तो आपको वो पहुंच गया, तो आप भी अफेक्ट हो गए। देख लिए, याद रखिए, कभी भी जब आप बाहर जाते हैं काम पर या अपने जो भी कोई भी चीज़ पे हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाइए कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है,
मेरे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और उन सब के ख्याल रखने के लिए ये सारे सब चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स और जो है प्रिकॉशंस के साथ जाना है, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो अब ये जो इन्फेक्शंस का बात हमने की है, इसमें घर के रेमेडीज़ हो गए या घर के नुस्खे हो गए, ये कितने % काम करेंगे उनको रिकवरी में? देखिए, होम रेमेडीज़ के का उमूमन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन का लिमिटेड स्कोप है और इसका अच्छा होना या ना होना, इसका कोई प्रूफ फैक्ट नहीं है कि इससे फ़ायदा होता है, कि ये ठोस नुस्खा है कि घरेलू इलाज हो या किचन का ट्रीटमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो सीजनल वायरल के चलते काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका एपेटाइट कम हो जाता है, जिनको भूख नहीं लगती है, तो क्या ये इन्फेक्शंस की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है? जी हाँ, देखिए होता यही है कि पहले तो मैं आम पॉपुलेशन की बात करूँगा, उनकी इम्यूनिटी, उनका डाइट स्ट्रक्चर क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो डिपेंड करता है। और दूसरे जो पेशेंट सबसेट होते हैं, जैसे कि जो पेशेंट डायबिटीज़ के हों, बीपी पेशेंट्स हों, और जो किडनी के पेशेंट्स हों, जो हार्ट के पेशेंट्स हों, और जो पहले से ही बेड रिडन पेशेंट्स हो, या एल्डरली सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स हो, और बच्चे हों, इनकी इम्यूनिटी आम आदमी की इम्यूनिटी से 20 से 30% कम रहती है। तो इनको वायरल इन्फेक्शन आना के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको जो है ज़रा ख़ास तौर से नुक्ते नज़र से देखा जाए, और इनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी सिखाया जाए, और ख़ुद भी जो है हाइजीन की तरफ, एक अच्छी हाइजीन की तरफ एजुकेट करते हुए, ताकि ये इनसे महफूज रहे। अब ये इन्फेक्शंस के चलते जो वीकनेस बॉडी में फ़ील होती है, जो कमज़ोरी होती है, इसके वजूहात क्या है एक इंसान में? देखिए, यही है जैसा कि मैंने बताया है कि वायरसेस ख़ुद जो है अपने जो टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं, कई टॉक्सिन्स हैं, नंबर ऑफ टॉक्सिन्स हैं, तो वो टॉक्सिन्स के होते हुए बॉडी उनको फाइट आउट करते करते वो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके होते हुए तो बॉडी का हर मसल इफेक्ट होता है, हत्ता कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, चाहे वो अच्छे पर्सनैलिटी का हो, बहुत तगड़ा हो, तो वो भी अपने आप को अंदरूनी तौर से कमज़ोर महसूस करता है, हत्ता कि उसकी भूख कम हो जाती है, और जो है उसको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होती है, जो बड़े आसानी से किया करता था। तो डॉक्टर साहब, जो ये लोगों की कंप्लेन होती है कि वायरल होने के बाद में स्किन डल हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, या वेट कम हो जाता है, तो ये क्या कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है इन 3 चीज़ों के पीछे जो लोग फेस करते हैं? नहीं, ये इसी के ही आफ्टर इफ़ेक्ट्स ही हैं, मैं बोलूँगा कि इसको उमूमन हम इसको पोस्ट वायरल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें ये जो आपने जो चीज़ें बताई हैं, जैसा कि हेयर फॉल हुआ हो, या बाज़ लोगों को जॉइंट पेन हुआ हो, या बाज़ लोगों को भूख नहीं लगती, या बाज़ लोगों में एकदम निढाली रहती है, तो ये उसी का इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन ये लिमिटेड है कि इंसान जो है रिकवर जल्द कर जाए, जल्द अपने फिजिशियन से रुजू हो, पहले रुजू होने के बाद ट्रीटमेंट लें तो जल्दी ठीक होंगे, वरना क्या है कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना चले, उसके मद्देनज़र आगे और कॉम्प्लिकेशंस ना लेके जाए, परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस पे ना चले जाए। अब काफ़ी सारे लोगों का एक डर रहता है दिल में कि अगर डॉक्टर के पास हम गए तो एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं, उसके चलते से पूरा दिन सिर्फ हम सोएंगे करेंगे तो थकान और बढ़ जाएगी। तो क्या ये एक मिथ है या ये रिकवरी का एक ज़रिया है उनके लिए? देखिए, ऑलरेडी पेशेंट जो वायरल फीवर से इफ़ेक्ट होता है वो ऑलरेडी वीक होता ही है, और जो अर्ली फेज़ हो, जो देखिए अब जो वायरल जो डायग्नोज हो चुका है उसको हम एंटीबायोटिक तो नहीं देंगे। अब रिवाज चल पड़ा है कई जगह प्रैक्टिसेस में, जो कोएक्स हैं, जो सारे सब चीज़ें लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस देते हैं, लेकिन असल जो अगर वायरस है तो उसके लिए एंटीवायरल यूज़ करें, और उससे लगते हुए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके प्रिवेंट करने के लिए एक छोटी कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर लें ऑफ अ लो डोज, नॉट अ वेरी हाई स्ट्रेंथ डोज। मैं ये नहीं कहता,
अनलेस पेशेंट की कंडीशन देखते हुए, पेशेंट की इम्यून स्टेटस देखते हुए वो हिसाब से रिकमेंड कर जाए तो आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तहसीन है। जी क्या मुझे सवाल है आपका? मेरे- हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका सवाल क्या है? जी मेरा बहन का नवासा है, उसको उनके बाप को भी ऐसा इन्फेक्शन ज्यादा होता है, सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है उन लोगों को, और वैसे ही सिम्टम्स उनके बच्चे को भी है, जो बच्चा भी छोटा है ना समझे ऐसे बाहर की चीज़ सब खाता तो जल्दी इफेक्ट हो जाते रहता है उसको। इसके बारे में पूछना चाहते हैं क्या कैसे प्रिकॉशन से। यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों में आपके इफेक्ट जल्दी हो जा रहा सर्दी बुखार का? जी ओके, तो इस सवाल पे आपका क्या उससे जवाब है? वॉमिटिंग्स भी होते, दिल बुखार भी आया था, और उनके फादर को भी ऐसे ही सिम्टम्स थे। जी जी, जैसा कि मैंने बातों में यही कहा था कि बच्चों में इम्यूनिटी उमूमन कम होती है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स की और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब जैसा एक आदमी है घर में एक बीमार पड़ा वायरल सिम्टम्स का, कि सब घर में बीमार पड़ते हैं, तो बच्चों के लिए मैं पर्टिकुलरली और एल्डरली सीनियर सिटीजन्स के लिए सीजनल एनुअल जो फ्लू वैक्सीनेशन होता है वो ले लेने से वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और दोबारा इनको ये इन्फेक्शन सीजनल इन्फेक्शंस नहीं सताते। इससे ये लोग बच जाएंगे क्योंकि बच्चे अमूमन एक उनके फेजेस होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर एनुअल, फिर जब वो स्कूल में जाते हैं फिर एकदम फिर सडनली बीमार पड़ते हैं। एक बहुत सारा तबका यानी बच्चों में बीमार पड़ना शुरू होता है। ये इसीलिए होता है कि एक इन्फेक्शन होता है वो दूसरों को पास ऑन करते जाता है। तो जब आपके बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे, पहले तो ट्रीटमेंट आप करा लीजिए कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन से, उसके बाद जब उनसे ही पूछ के उनका मशवरा लेके आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। सीजनल फ्लू वैक्सीनेशन और निमोनिया का वैक्सीनेशन, ये दो ज़रूरी हैं, चाहे वो बच्चा हो या यंग हो या एडल्ट हो या बूढ़े हों, ये चार हो, खा कोई भी बीमारी के साथ हो, इन लोगों के लिए सीजनल वैक्सीनेशन और निमोनिया वैक्सीनेशन लाजिम है। इससे आप मोर देन 80% ऑफ द डिसीज़ और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से महफूज रह सकते हैं। तो अभी आपने जैसे मेंशन किया कि बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए ये टेस्ट लाजमी है, तो क्या ये उनके लिए डेंजरस साबित होता है? जो सीजनल इन्फेक्शंस है या वायरसेस है, ये उनके लिए डेंजरस साबित होता है क्या बच्चों में और बुज़ुर्ग में? जी हाँ, डेंजरस होता है इसलिए कि एल्डरली में पर्टिकुलरली उन लोगों में चलने की उठने की उम्र ताकत कम होती है और ये उनको बहुत लंबा चलता है, बहुत दिनों तक चलता है, तो उस लिए इफ़ेक्ट होते हैं। और बच्चे पर्टिकुलरली जो है रिकवर तो इसको बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी टाइम एल्डरली में ख़ासतौर से ज़ईफ़ लोगों में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब ये जो सीजनल वायरल इन्फेक्शंस है, इससे हार्ट या लंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है इंसान के? जी हाँ, स्टडीज़ बताते हैं, जैसा कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जामा हो और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो, इन लोगों ने सजेस्ट किया है कि वायरल इन्फेक्शंस जो पहले से ही कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको होता है और ये अगर बढ़ जाता है तो ये हार्ट पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है इसका, और ये हार्ट फेलियर में दोबारा जा सकते हैं, तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए? देखिए हम सब लोग कोरोना के जो पैंडमिक से गुज़रे हैं, तो उस वक़्त हमने क्या किया, बैक टू बेसिक्स, आसान सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो आपको करना है। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाएं, अपने जेब में छोटा सा सैनिटाइज़र रखें, अच्छी क्वालिटी का, ऐसे नहीं कि सिर्फ ले लिया और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ले लें, जेब में रखें, हाथ मिलाएं, अगर हाथ मिलाना हो मिलाएं, फौरी थोड़ी देर के बाद हैंड सैनिटाइज़ कर लें। और ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा जमा है, वहाँ जाने से थोड़ा अवॉइड करें, और अगर जाना भी पड़ रहा हो तो मास्क इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर
अगर आपका साथी हो या कोई दोस्त हो जिसको पहले से ही नज़ला हो तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, तो उससे आप ये छोटे छोटे चीज़ों से आप महफूज रह सकेंगे और उस खाना खा के निकलें। उमूमन मेरे उसमें प्रैक्टिस में देखा गया है कि जितना यंग जनरेशन इस वक्त है, विदाउट ब्रेकफास्ट दे गो टू द कॉलेजेस, विदाउट ब्रेकफास्ट दे गो टू देयर स्कूल्स, तो इसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट अच्छा पेट भर कर खाएँ और जो अफेक्टेड आदमी है थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लें और उनकी छींक वगैरह से आप पर ना पड़े, तो आप जो है मास्क अपने साथ हमेशा ज़रूर रखें, कैरी करें। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए अब ये हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कि कोविड के टाइम पे मास्क एंड सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो वो अगर हम डेली बेसिस पे अगर वो यूज़ करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वो इन्फेक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए? जी देखिए, ये तो प्रैक्टिकली 100% तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर सैनिटाइज़र का यूज़ और मास्क का इस्तेमाल आसान है, चाहे क्योंकि अगर जो बाइक चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो है अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल हो, आप मास्क पहन के रहें ड्यूरिंग दिस थिंग, तो उस वक्त भी आपके लिए फ़ायदा ही है। और घर में जब जाते हैं तो इमीडिएटली आप अपना ड्रेस चेंज कर लें इमीडिएटली, जो भी आपका ड्रेस है। फिर सेकंड आपका फेस काम का शुरू भी हो रहा हो तो नया लिबास पहन कर जाएं, ताकि इट विल बी टोटली डिफरेंट थिंग। एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप, अच्छे से धोएं, पैर अच्छे से धोएं और नाक के अंदर के नाक और गार्गलिंग अच्छे से साफ़ करें, ताकि ये चीज़ों से आप सेफ रहें। ये आपके लिए बहुत काम आएगा। ये बेसिक चीज़ें ही आपको कई चीज़ों से महफूज कर देंगी। अच्छा, अब हम बात करें अगर रिकवरी पीरियड की, तो उस दौरान डाइट एंड रेस्ट कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एक इंसान की बॉडी पे, जो थकान वीकनेस वो फील करता है? क्या ये दो चीज़ें सही फॉलो करने से उसका जो रिकवरी जोन है वो कम्प्लीटली पॉसिबल होता है कि जल्दी रिकवर कर जाए उस चीज़ से? नहीं, पॉसिबल है रिकवरी के लिए जो है। फिर इसमें न्यूट्रिशन का ही अगेन फिर आता है प्ले, कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट खाएं। अगर भूख नहीं लग रही है तो उसका सूप इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम थोड़ा लेकर खाएं और जो कुछ भी पसंद आए खाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवर हो रहे हैं तो इसमें ये होगा कि जो है जो प्रोटीन्स बॉडी को मिलेंगे, बॉडी फिर अगेन इट विल स्टार्ट टू रिचार्ज इटसेल्फ एंड इट विल फाइट बैक अगेंस्ट जो भी टॉक्सिन्स होंगे, जो अच्छे हेल्दी फूड से ये फाइट आउट हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस की इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो क्या ऐसे कोई स्पेशल मेडिकेशंस है जो एक इंसान के लिए ज़रूरी है? जी हाँ। देखिए, स्पेसिफिकल मेडिसिन्स में जो है बेसिक मेडिकेशंस एंटी फ्लू मेडिकेशन आते हैं जिसको ओसेल्टामिविर कहते हैं। वो यूज़ की जाती है स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। बाई वेट के हिसाब से फिजिशियन डोज डिसाइड करता है उसका कितना देना है। और एमानिटिडिन करके एक दवा है जो पार्किंसंस में भी यूज़ होती है, वो यूज़ होती है। और दीगर और 2-3 एंटीवायरल्स हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन कॉमनली इंडिया में ज़्यादातर ओसेल्टामिविर एंटी फ्लू कैप्सूल आती है, वो इस्तेमाल की जाती है दूसरे दवाओं के साथ, सपोर्टिव मेडिकेशंस के साथ। तो उससे रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अब ये जो वैक्सीनेशन का अभी हमने जिक्र किया था, क्या उससे सीजनल वायरसेस से बचा जा सकता है? हाउ डज इट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग सीजनल वायरसेस? बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वैक्सीनेशन का, मैं कहूँगा। क्योंकि याद रखिए हर साल स्ट्रेन चेंज होता है। ये जो वायरस होता है ये म्यूटेट होता है, ये चेंज होता है, अपनी शक्ल बदलता है। इन लोगों के जनरेशन्स चेंज होते हैं तो इसका एंटीजेनिक नेचर चेंज होता है, साथ सब चेंज होता है। तो हर साल सदर्न हेमिस्फीयर और नदर हेमिस्फीयर के वैक्सीन्स आते हैं। तो 2 टाइप के आते हैं। तो साल में एक वैक्सीनेशन तैयार होता है हर साल नए अंदाज का। तो वो वैक्सीन जैसा आ जाए तो उसको जाके अपने डॉक्टर से पूछ के रेकमेंड कर ले लें और आप मुतमईन हो जाएं।
तो डॉक्टर साहब आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप एक कौन सा ऐसा सिंपल एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे सो दैट वो लोग हर सीज़न में इन वायरसेस से बचे रह सके और जो थकान, वीकनेस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उनको होते हैं उससे वो बच सके। देखिए, मेरा तो यही बोलना है, पहले तो बैक टू बेसिक्स हो कि अपने हाथ और अपने जो है इर्द गिर्द चीज़ों से जो है जायज़ा लें। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो वायरल जो कॉलोनाइजेशन होता है, जहाँ पर वायरस सबसे ज़्यादा बैठते हैं, वो होते हैं आपके घड़ी, आपके जो है मोबाइल फ़ोन्स हो या टैब्स हो या आपके लैपटॉप्स हो, जो यो भी अफेक्टेड होता है। और फिर वो जाके किसी से मिले और फिर वो उसका ही फिर वो चीज़ यूज़ करे, तो इसी से भी होता है। आप कोई नज़ले वाला मरीज़ हो, उससे आप हैंडशेक करते हैं तो उससे बच जाएं। और अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा तरजीह दें, अच्छी प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, नेचुरल प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं, नेचुरल प्रोटीन पर तवज्जो दें और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। और थोड़ा सा वर्कआउट भी करें, कम से कम रिकमेंडेड ये है कि मिडिल एजेस से लेकर एल्डरली तक 15 से 20 मिनट अगर वॉक कर लिया जाए तेज़ी से, या जॉगिंग भी कर ली जाए तो बहुत अच्छी बात है और चांसेस अच्छे हैं। और फिर बैक टू द बेसिक्स जो मैंने कहा है कि हैंड सैनिटाइजेशन अच्छा हो, और घर आने के बाद जो है अगर आप मुतासिर हों तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें घर वालों से, तो इससे आप जो है पूरे घर को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और आप साइमल्टेनियसली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहें इमीडिएटली, जैसा कि सिम्टम्स आते ही अपने डॉक्टर से मिलें, ट्रीटमेंट ले लें। और इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, उससे आप सेफ हो जाएंगे। तो ये मेरी एडवाइस है आवाम से कि नज़ले को हल्का ना लें। वो बात मशहूर है कि मतलब 3 दिन तक नज़ले का इंतज़ार करना, फिर उसके बाद दवा लेना, या बुखार को 3 दिन तक करना, ये बात एक ज़माने से चली आ रही है, बात ठीक है। लेकिन बुखार आएगा तो आदमी दवा तो लेगा, तो ज़रूरी है, क्योंकि पहले का दौर वो नहीं रहा कि जो है पहले के लोगों का जो है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता। लेकिन अब इस वक्त ये अर्बनाइजेशन में और वेस्टर्न कल्चर के आते हुए, क्योंकि आई स्ट्रिक्टली कंडेम वेस्टर्न कल्चर, तो इसमें जो है कुछ बाकी नहीं रहा कि इंसान के लिए कि बुखार आया और दवा ना लें, लाजिम सी बात है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम में फंसेगा ही। जी बेशक। तो इसी सिचुएशन में तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू हो जाए, तो मेरा यही बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप हमसे जुड़े एंड इतने अहम मुद्दे पर हमने बात की आज। तो नाजरीन, आज हमने जाना कि सीजनल वायरल इन्फेक्शंस सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि सही डाइट, रेस्ट और प्रिवेंटिव केयर से हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं और जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। याद रखिए, सेहत एक अमानत है, उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ और हम दोनों ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।